हाय फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल फ्री ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 सिविक्स का, है ना। फेडरलिज्म। इससे पहले वाला चैप्टर होप आप लोग ने देखा हो। अगर नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट पे वो चेक कर सकते हैं। फेडरलिज्म क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन तो यही उठता है, व्हाट इज फेडरलिज्म। जो हम टॉपिक है हमारा, उसका क्या हम समझते हैं। तो आपने देखा था पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी, है ना। बेल्जियम में तो हमने देखा था कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। वहाँ पे डच भी थे, फ्रेंच भी थे, जर्मन्स भी थे, और वो लोग अपने अपने एरियाज में मेजॉरिटी में थे, है ना। जैसे नॉर्थ में डच ज़्यादा नंबर में थे, और साउथ में आपके फ्रेंच ज़्यादा नंबर में थे, और जर्मन्स बहुत ही माइनॉरिटी में है। और जो उनकी कैपिटल है ब्रसल्स, वहाँ पे उल्टा था, वहाँ पे फ्रेंच मेजॉरिटी में थे और डच माइनॉरिटी में थे। तो दोनों के बीच में काफ़ी सालों तक एक तरीके से सिविल वार टाइप में चलता रहा, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा राइट्स को लेकर के। लेकिन बाद में उनके लीडर्स ने बैठ करके ऐसा सिस्टम बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट का, कि जिससे कि वहाँ पे स्टेबिलिटी आई, है ना। और ये चेंजेस जो वो इम्प्लीमेंट कर पाए वो 93 के आसपास उन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट करके पाया। लेकिन श्रीलंका में हम देखते हैं कि नहीं, वहाँ पे क्या हुआ कि सीधा सीधा जो गवर्नमेंट है, तमिलियंस और जो लोकल सिन्हाला लोग हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। उन लोगों ने फेडरल स्ट्रक्चर बनाया, है ना। उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहाँ पे तो यूनिटरी सिस्टम रहेगा, नेशनल गवर्नमेंट का ही सिस्टम रहेगा, और स्टेट गवर्नमेंट को उतनी पावर नहीं रहेगी, या रीजनल गवर्नमेंट को उतनी पावर नहीं रहेगी। जबकि वहाँ पे बेल्जियम में उन्होंने क्या किया, दोनों लेवल पे रखा, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट भी रखा और आपका रीजनल गवर्नमेंट भी रखी। तो फेडरलिज्म क्या है? अभी बुक के हिसाब से डेफिनेशन मेंशन की हुई है यहाँ पे। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। मतलब कि ये फेडरलिज्म गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम है जिसमें कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। सेंट्रल अथॉरिटी में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और एक जो जितने भी उसके स्टेट्स हो, है ना, या रीजन्स हो, उनके बीच में दोनों को पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसको फेडरलिज्म बोलते हैं, ठीक। फेडरेशन has two levels of government. One government is responsible for the entire country, and the other is responsible for the regional level, ठीक। फेडरेशन में क्या होता है, दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। एक गवर्नमेंट होती है जो पूरी की पूरी इंटायर कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक है जो अपने लोकल लेवल पे रिस्पॉन्सिबल रहती है, ठीक। और दोनों का काम क्या है? दोनों का काम एक ही है कि लोगों की भलाई का काम करना। तो देखते हैं फेडरलिज्म में किस तरीके से क्या क्या फीचर्स हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि देयर विल बी टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसको लेवल को टीयर बोलते हैं हम पॉलिटिकल साइंस में या सिविक्स में आपके। देयर आर टू लेवल्स, टू या टू से ज्यादा लेवल भी हो सकता है। और दूसरा इसका फीचर क्या है, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स। सिटीजन्स तो सेम ही है ना, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी, चाहे वो दिल्ली का सिटीजन हो, चाहे वो बिहार का सिटीजन हो, कलकत्ता का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, कहीं का भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो सब सिटीजन है ना। और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी अपना सिटीजन तो अपना ही सिटीजन है ना। तो different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in the matter of legislation, taxation and administration. But दोनों का क्या है, रोल अलग अलग है। रोल अलग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। फॉर मेकिंग लॉज, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ लॉज बनाती है, वो पूरी कंट्री पे एप्लीकेबल होता है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ लॉज बनाती है, वो उनके वहाँ एप्लीकेबल होता है, वहाँ के टैक्सेशन के लिए एप्लीकेबल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल बनाता हूँ। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी इंडिया में ड्राई स्टेट नहीं घोषित कर रखा है कि कोई भी शराब नहीं पिएगा, लेकिन देखो गुजरात में ड्राई स्टेट है, अब बिहार में ड्राई स्टेट है ना। वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने बनाया है ये रूल कि यहाँ पे शराब नहीं बिकेगी। तो दोनों को अपना अपना अथॉरिटी है, जो रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब किसकी क्या जुरिस्डिक्शन है, क्या पावर है, कौन से सब्जेक्ट्स को लेकर के, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है ना, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की कौन सी पावर्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है पहले से ही। फंडामेंटली provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by the any level of government.
अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट का एजीएम को नहीं मानना तुम्हारा, हम तो इसमें भी हमारा ही रोल रहेगा, जो मेंशन्ड है हम वो नहीं मानेंगे। या सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कह सकता कि स्टेट गवर्नमेंट को कि अरे हम तुम्हारी जो पावर है वो हम ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। इसके लिए बाकायदा एक प्रोसीजर बनाया गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ चेंज करना चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेना चाहती है, तो उसके लिए एक प्रॉपर रूल बनाया हुआ है, ठीक। अगर मान लो फिर भी कोई डिस्प्यूट है किसी चीज़ को लेकर के कि ये मेरे अंडर आएगा या उसका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा, तो इसके लिए क्या जाते हैं, वो कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट्स फैसला करते हैं, वैसा एम्पायर वर्क करता है कोर्ट, और डिसीजन देता है कि यहाँ पे किसके अंडर ये मैटर आएगा, ठीक है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी मेंशन्ड है गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, कि किस किस के कौन कौन से सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, ताकि अपना अपना फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहे और कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे, ठीक है। फेडरल सिस्टम हैज अ डुअल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम का क्या रहता है, डुअल ऑब्जेक्टिव रहता है, क्या, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। अब देखो, इंडिया में कोई भी रहता है तो वो क्या बोलता है, हम इंडियन है, वो ये नहीं बोलेगा मैं बिहार से हूँ या यूपी से हूँ, वो एक सेकेंडरी चीज है। बट अगर उसको पूछा जाए सिटीजनशिप कहाँ की है, तो उसको इंडियन भरना पड़ता है ना। तो ये क्या दिखाता है, यूनिटी ऑफ द कंट्री दिखाता है। अगर आप कहीं विदेश भी जाते हो तो आप क्या बोलोगे, उससे आपको ये थोड़ी बोलेगा कि हाँ भाई आप कहाँ से हो, तो आप बोलोगे ना इंडिया से हूँ, मैं इंडियन हूँ। ये थोड़ी बताते हो कि भाई मैं यूपी से हूँ या बिहार से हूँ या फिर मैं पंजाब से हूँ, हरियाणा से हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं बताते हो आप, है ना। There are two aspects of crucial for institution of the practice of फेडरलिज्म, ठीक। और सेकंड जो फेडरल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। फेडरल ऐसा नहीं कह सकता कि भाई किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते कि कोई कोई एक कल्चर है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, साउथ इंडिया में बहुत सारी जगह हिंदी एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, हाँ? और नॉर्थ में तो हम लोग एज अ प्राइमरी लैंग्वेज पढ़ते हैं हिंदी। तो वहाँ पे जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको भी अकोमोडेट कर रहे हैं हम अपने फेडरल स्ट्रक्चर में, भी ठीक है यार, कोई बात नहीं। अगर वो अपने रीजनल लैंग्वेज को प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो इट इज ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। तो ये भी हमारा एक फेडरल जो सिस्टम है उसका एक फीचर है, ठीक। अब देखो आगे क्या है आपका। अब देखो फेडरेशन किस तरीके से बन सकता है, दो तरीके से फेडरेशन बन सकता है। या तो स्टेट्स जो है खुद की मर्जी से आ करके, है ना, और एक यूनिटी बनाए और सारी पावर दे दे यूनिट सेंट्रल अथॉरिटी को, है ना। तो ऐसे जो होता है फेडरेशन बनता है, वो उसमें क्या होता है, ऐसे फेडरेशन कौन से हैं आपके, ऐसे फेडरेशन का एग्जांपल है आपका यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन है। यहाँ पे क्या होता है इस कैटेगरी में, स्टेट्स आर इक्वली पावरफुल एंड इक्वली स्ट्रॉन्ग एज फेडरल गवर्नमेंट, है ना, फेडरल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आप बोल सकते हो। और सेकंड रूट कैसे होता है कि एक बड़ी कंट्री होती है जो डिसाइड करती है कि अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स को भी दे दी, है ना। अब इसमें कौन कौन सा आते हैं, इंडिया आता है, स्पेन आता है, बेल्जियम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर दोनों में बटी हुई है, सेंटर के पास भी कुछ पावर है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के पास भी पावर है। तो दो तरीके से आपका फेडरेशन बनता है, ठीक है। और ये दूसरे वाला जो फेडरेशन होता है, इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू स्टेट्स। और कभी जरूरत पड़ती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को ओवर टर्न भी कर लेता है, ठीक। आप जानते हो कि कभी कभी जब स्टेट मशीनरी फेल करती है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे इमरजेंसी लगा करके कर देती है ना, गवर्नर रूल कर देती है, अपने अंडर ले लेती है उसको। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। अब इंडिया को फेडरल कंट्री कैसे बनता है इंडिया, इसमें अगर आप देखोगे तो क्या है कि अब देखो, वहाँ बेल्जियम और श्रीलंका में क्या है, दो तीन कम्युनिटी है, तब भी वहाँ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इंडिया में तो आप देखो कितना कुछ है, तो इतने टाइप के रिलीजन है, इतनी टाइप की लैंग्वेजेस है, इतना इतना बड़ा रीजन है, तो यहाँ तो और भी ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट्स है। और हम लोग जानते हैं कि इंडिया की जो अपनी हमारी आज़ादी है कितनी मुश्किल से हमने पाई है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ों को पहले से ही सोच समझ के उन्होंने
मेंशन किया है कि आगे चल के कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो पाए। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये जो अभी हमने की फीचर्स पढ़े फेडरलिज्म की, तो ऐसा लग रहा होगा जैसे आपको कि ये सारे के सारी चीज़ें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइटर्स थे ना, उन्होंने ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए फेडरल स्ट्रक्चर का पहले से ही चीज़ों को मेंशन किया। ठीक। अब जो सबसे पहले पावर आ रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि भाई ये पावर हमारी है, ये पावर तुम्हारी है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही मेंशन कर दिया है, एक 3 टाइप की लिस्ट बना दी है और पावर बांट दी गई है। पहली है यूनियन लिस्ट। ये वो लिस्ट है जो इसमें मेंशन सब्जेक्ट्स हैं उस पे यूनियन गवर्नमेंट का अधिकार है। कौन कौन से सब्जेक्ट है इसमें? आपके डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी वगैरह। ठीक है। ये इसलिए दे दी गई ताकि यूनिफॉर्म रहे पॉलिसी और इन ये जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं इन पे पॉलिसी जो भी यूनियन गवर्नमेंट बनाए वो थ्रू आउट द कंट्री सेम रहे, कोई चेंज नहीं हो और सबके लिए एक जैसा ही हो। ठीक है। फिर आता है स्टेट लिस्ट। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है। ये कौन कौन से हैं? ये आपकी पुलिस हो गई, स्टेट पुलिस, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, ऐसे सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। फिर कॉन्करेंट लिस्ट है जहाँ पे दोनों को राइट है लॉ बनाने का, स्टेट को भी यूनियन को भी। कौन सा है? एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन। ठीक है। तो ये आ गए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसे भी तो सब्जेक्ट होंगे कि जब उस समय नहीं थे अब है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर से रिलेटेड आपको के हो गए, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो गए, है ना, आईटी से रिलेटेड हो गए, तो इनका क्या? तो जो ऐसे सब्जेक्ट जो नहीं मेंशन है उनमें लिस्ट में, वो एज अ रेसिड्यूरी सब्जेक्ट माने गए और उन पे यूनियन गवर्नमेंट का पावर रहेगा। ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई पावर रह जाती है, डिस्प्यूट होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो वो जा सकते हैं कहाँ? कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और वो फैसला देगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कि किसके अंडर ये रहेगा। ठीक है। अब देखो, अब इतने सारे स्टेट्स मिलकर इंडिया में एक फेडरेशन बना रहे हैं, तो क्या सब स्टेट्स की जो पावर है वो सेम है? नहीं। सब इक्वल है? नहीं, सब इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ एक जो स्टेट्स थे वो जब फेडरेशन में आए तो उन लोगों ने अपने एक शर्त रखी कि हम तभी फेडरेशन में आएंगे जब हमें ये चीज़ों का प्रोटेक्शन मिले। उन्होंने बोला कि हमारा कल्चर बचाना है, हमारे रीजनल आइडेंटिटी बचानी है। तो गवर्नमेंट ने भी उस समय उनको ये प्रोविजंस के तहत ले लिया, इन टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत। ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं? नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं हमारे, उनको आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल स्टेटस देते हुए और फेडरेशन में मिलाया गया। और अरुणाचल, नागालैंड हुआ, असम हुआ, मिजोरम हुआ, इनको स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है। और क्यों दिया गया? ताकि उनके लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके कल्चर को, और उनको गवर्नमेंट सर्विसेज में प्रेफरेंसेस दिया जा सके रीजनल लेवल में। और जो रेस्ट ऑफ द इंडियंस हैं उनको अलाउड नहीं है कि वो वहाँ जाकर उनके स्टेट में लैंड खरीद सकें या हाउस खरीद सकें। ठीक है। ऐसा और भी स्टेट्स के लिए है, सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं है, और भी स्टेट्स को पावर दी गई है, स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। ऐसे ही कुछ स्टेट्स हैं, कुछ एरियाज हैं जो बहुत छोटे हैं, उनको स्टेट नहीं घोषित किया जा सकता, तो उनको क्या करते हैं, यूनियन टेरिटरी के जरिए कैसे घोषित किया हुआ, जैसे दिल्ली हुआ, चंडीगढ़ हुआ, लक्षद्वीप हुआ। ठीक है। दमन एंड दीव है, पौंडीचेरी है, ये सब आपके यूनियन टेरिटरी बहुत छोटे हैं, किसी स्टेट में भी मर्ज नहीं किया गया इनको, और ये अपने आप में भी स्टेट नहीं बन सकते इसलिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से पावर शेयरिंग किया गया है। लेकिन अगर फिर भी अगर गवर्नमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं, कुछ एक सब्जेक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है वो हमें ले लेना चाहिए, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है? तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है कि अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि वो उनके अंडर आ जाए स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से निकल के, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? दोनों हाउसेस, जो लोकसभा है, राज्यसभा है, इन दोनों में बिल पास कराना पड़ेगा उनको 2/3 मेजोरिटी के साथ, प्लस जितने भी स्टेट्स हैं उनमें से आधे स्टेट्स को उसको पास करना पड़ेगा, एटलीस्ट आधे स्टेट्स को पास करना पड़ेगा, तब जाके वो पावर्स आएगी यूनियन गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट से निकल करके। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो गवर्नमेंट कल से कहती है, सोचती है कि अरे यार ये जो फॉरेस्ट का मामला है ना, जो नहीं, फॉरेस्ट तो कंकरेंट में आता है, सॉरी, मान लो पुलिस के वो कहते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर का या इरिगेशन का मामला है इसको हम अपने अंडर ले लें, सेंट्रल गवर्नमेंट सोचती है, तो फिर उसको ये सारा का सारा फॉलो करना पड़ेगा प्रोसेस।
ठीक है। और सुप्रीम ऐसा ना हो कि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा है, डिफेंस वगैरह सब कुछ उनके हाथ में है, इकोनॉमी उनके हाथ में, तो ऐसा ना हो कि वो स्टेट्स को ज़बरदस्ती करें। तो ये इंश्योर कौन करता है? हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ये चीज़ फॉलो हो, और अगर नहीं फॉलो होगी तो स्टेट गवर्नमेंट जाके अपील कर सकते हैं और वो उसको नलीफाई भी कर सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो ये था आपका पूरा टॉपिक। होप आपको समझ आ गया हो। अभी जो आपका दो टॉपिक रह जाते हैं, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, और आपका एक और टॉपिक था हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ये दो टॉपिक हम अगली वीडियो में करते हैं। आप पहले ये दो जो टॉपिक्स आज हमने किए इनको अच्छे से समझ लो वीडियो के थ्रू, और प्लस आप किताब भी जरूर पढ़ लो, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।